आज की इस वीडियो में मैं जैसे कि हम लोग पिछले कुछ टाइम से उत्तराखंड यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए लगातार वीडियोज की सीरीज आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कुमाऊं में चंद राजवंश। दोस्तों, जैसा कि इससे पूर्व की जो वीडियोस थी हमने उसमें उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास देखा। उसके बाद हमने प्राचीन राजवंशों में कुड़िंद राजवंश, करतपुर राजवंश और उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करी। उसके बाद जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने गढ़वाल के पंवार वंश या फिर परमार वंश की बात करी थी दोस्तों। और उसी क्रम को आगे ले जाते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुमाऊं में चंद राजवंश के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आप प्रवक्ता वर्ग की भी तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जिसमें ये जो वीडियोज हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अतः आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। और जो ये वीडियोज है इसमें मैंने विशेष तौर पर जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए थे पूर्व में और जो अब आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों का क्या क्या है समाकलन किया हुआ है। तो दोस्तों, सीधा बात करते हैं कुमाऊं में चंद राजवंश की। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश जो था उसने पूरे उत्तराखंड को, चाहे वो कुमाऊं है चाहे गढ़वाल है, दोनों को क्या किया था, एक सूत्र में बांधने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन जैसे जैसे कार्तिकेयपुर राजवंश का अवसान होता है या फिर वो बिखराव हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे दल कह सकते हैं हम, दलों ने या छोटे छोटे राज्यों ने क्या किया, शासन किया, जिससे कि अराजकतावाद का एक माहौल उत्पन्न हुआ। और इसी समय गढ़वाल में एक वंश की स्थापना हुई जिसे हम पंवार वंश या फिर परमार वंश कहते हैं, जिसका कि जो ये कह सकते हैं कि जिसका संस्थापक कनकपाल था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों कुमाऊं के क्षेत्रों में भी कत्यूरी राजवंश का शासन था और यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की जातियां या फिर ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें आप ये कह सकते हैं कि रावत थे, फरतियाल थे और बोरा थे। इस प्रकार के अनेक जातियों के राज यहाँ पर चला करते थे कुमाऊं क्षेत्र में। तो इसी कुमाऊं क्षेत्र में जो एक उसके बाद यहाँ पर जैसे गढ़वाल में एक पंवार राजवंश की स्थापना हुई, उसी प्रकार से कुमाऊं में भी जिसने पूरे कुमाऊं को संगठित किया वो वंश था चंद राजवंश। तो यहाँ पर हम जैसे ही देख पा रहे हैं कि कुमाऊं का चंद राजवंश, तो आपको अब क्लियर ये चीज हो जानी चाहिए कि जो पंवार वंश था उसका जो शासन रहा वो विशेष रूप से गढ़वाल में रहा, और जो चंद राजवंश है उसका विशेष रूप से जो शासन रहा वो कुमाऊं में रहा। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में दो मंडल है, कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। तो आइए जानते हैं कि इनके कौन कौन से राजा हुए और उन्होंने किस किस प्रकार से शासन कुमाऊं क्षेत्र में किया दोस्तों। तो इसी पर चर्चा करते हैं अभी। सबसे पहले अगर बात करें, जिस प्रकार से हमने गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक की चर्चा की थी आपको, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज है कि जो हमारे इतिहासकार हैं उनके उनमें बहुत सारे विभिन्न मत हैं। कोई अपने मत से कुछ अन्य नाम बोलता है, कोई कुछ अन्य नाम बोलता है। लेकिन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जो यूके पीएससी है या फिर यूके ट्रिपल एससी है, कुछ प्रश्नों को बनाती है और उसके आधार पर भी मैंने इसमें ये सम्मिलित करने की कोशिश करी हुई है कि वो चीज ऑथेंटिक मानी जा रही है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो उन्हीं चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर संस्थापक की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद वंश की स्थापना थोहर चंद ने की थी। आप कई जगहों पर देखते भी होंगे और कई किताबों में ये लिखा रहता है कि थोहर चंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। और इसका जो टाइमिंग दिखाई जाता है दोस्तों वो 1216 ईस्वी के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने 685 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में की थी। और जो थोहर चंद था वो सोमचंद की 23वीं पीढ़ी में आया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि चंद वंश का जो 23वां राजा था वो थोहर चंद था, लेकिन स्थापना किसने करी है चंद वंश की, आप कहेंगे सोमचंद ने की है। तो विशेष रूप से जो एटकिंसन है या फिर बद्रीदत्त पांडे जी का अगर कुमाऊं का इतिहास पढ़ेंगे आप, एक
पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है, तो बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है। तो वो मानते हैं सोमचंद कौन थे, जो कुमाऊं का जो चंद राजवंश है उसको, सोमचंद को वो क्या मानते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। और परीक्षाओं में भी अभी तक सोमचंद को ही संस्थापक के रूप में लिया जाता है। जबकि थोहर चंद को मानने वाले कौन थे, आपका हर्षदेव जोशी, जो कि खुद चंद्रवंश में एक दीवान के पद पे थे, ठीक है ना। तो उनके अनुसार थोहर चंद थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी जो सर्वमान्य मत है वो है कि सोमचंद जो थे वो कुमाऊं में चंद्रवंश के संस्थापक थे। आप इस चीज को क्लियर रखेंगे। जबकि थोहर चंद, क्योंकि दोस्तों थोहर चंद 1216 ईस्वी में यहाँ पर राज करने के लिए आते हैं, और उससे पहले चंद्रवंशीय रेशम की कारखाने कुमाऊं में प्रचलित हो जाते हैं। तो ये कहना थोड़ा से व्यर्थ हो जाएगा कि थोहर चंद इस वंश का संस्थापक था। हाँ, ये हो सकता है कि एक रूप में बांधने की इसने जरूर कोशिश करी होगी, तो इसे भी कुछ लोग क्या कह लेते हैं, क्योंकि पुराने जो राजा हुए सोमचंद से लेकर काफी आगे तक के राजाओं के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हासिल नहीं की जा सकती है, तो इसलिए काफी सारे लोग थोहर चंद को भी क्या मान लेते हैं, संस्थापक मान लेते हैं चंद्रवंश का। लेकिन आप लोग परीक्षा की दृष्टि से यही रखिएगा अपने मन में कि सोमचंद कुमाऊं के चंद्रवंश के संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। और जो कि थोहर चंद थे वो 23वां राजा था, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास के लेखक बद्रीदत्त पांडे, ये चीज मैं आपके सामने कह भी चुका हूं कि जो कुमाऊं का इतिहास, जो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई है। के अनुसार सोमचंद का शासन 700 से 721 ईस्वी तक के बीच में था, जबकि एटकिंसन लगभग 1000 ईस्वी के बीच में इनका शासन मानता है दोस्तों, ठीक है। 1000 ईस्वी के आसपास सोमचंद का शासन मानता है। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जो कि कुमाऊं का इतिहास जिन्होंने लिखा है, उन्होंने इनका जो शासन काल माना है वो 700 से 721 ईस्वी के बीच में माना है। तो यहाँ पर से प्रश्न बन जाता है कि कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा था, तो आप कहेंगे बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर से बन जाता है दोस्तों कि सोमचंद्र कहाँ का था, कैसे आया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मत प्रचलित हैं। तो जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार सोमचंद्र इलाहाबाद के झूसी, ये एक्चुअली झूसी नामक स्थान से आया था। तो सोमचंद्र कहाँ का मूल निवासी था, जैसे कनकपाल मूल रूप से कहाँ का था, तो धार गुजरात का निवासी था वो, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से जो सोमचंद्र था वो इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से था, ठीक है ना। और कहा जाता है कि अपने 27 दोस्तों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। और उस समय यहाँ पर कत्यूरी शासक, जो कि अंतिम शासक भी कहलाता है, ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव का शासन था यहाँ पर। और सोमचंद्र ने ब्रह्मदेव की एकमात्र कन्या, जिसका नाम की क्या था, चंपा था, चंपा से विवाह कर लिया और अपनी रानी के नाम पर चंपावती नदी के किनारे चंपावत राज्य का निर्माण किया था दोस्तों। तो ये चीज आपके सामने कही जाती है। तो ये चीजें आती हैं कि जो सोमचंद्र था वो ब्रह्मदेव की पुत्री से उसने क्या कर लिया था, शादी कर ली थी। और जो ब्रह्मदेव था वो कौन था, वो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक भी कहलाता है, ठीक है। उसकी पुत्री चंपा के साथ शादी करके चंपावती नदी के किनारे चंपावत में ही उसने क्या करा, अपनी राजधानी स्थापित करी थी वहां पर, ठीक है। और वहीं पर चंपावत में ही उसने क्या, राजा सोमचंद ने चंपावत में राजबूंगा का किला बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो राजबूंगा का किला कहाँ है, तो आप कहेंगे चंपावत में है, चंपावत, ठीक है दोस्तों। तो राजबूंगा का किला किसने बनाया था, आप कहेंगे सोमचंद ने बनाया था। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो किले आ रहे हैं, जो पुस्तकें आ रही हैं, उन चीजों को आपको विशेष नोट डाउन करना है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात यही है कि राजबूंगा का किला कहाँ है, तो आप कहेंगे चंपावत में है। और किसने बनाया था, संस्थापक सोमचंद ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तो चंद्रवंश का जो संस्थापक है, उसके बाद कुमाऊं के इतिहास बद्रीदत्त पांडे में भी उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और वो किस तरीके से उत्तराखंड पहुंचा और उसने राजबूंगा का किला बनाया, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो संस्थापक था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद के जो राजा हुए उनका स्पष्ट वो विवरण तो नहीं मिलता है, लेकिन जो एक चौथे राजा हुए थे इस वंश के, उसका नाम था इंद्रचंद, ठीक है दोस्तों।
चौथे जो राजा हुए थे उनका नाम था इंद्रचंद, ठीक है। और इसके समय में उत्तराखंड में रेशम उत्पादन और निर्यात अधिक हुआ था। तो ये कहा जाता है कि रेशम का व्यापार करने वाला राजा कौन था, तो आप कहेंगे इंद्रचंद था, ठीक है। इसने नेपाल के मार्ग में चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। तो इसके चीन के साथ क्या बने थे, व्यापारिक संबंध बने थे। और इसने रेशम उत्पादन या फिर ये कह सकते हैं कि रेशम के व्यापार के लिए भी जाना जाता है इंद्रचंद, जो कि चतुर्थ राजा था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला जो राजा आता है वीणचंद या वीणाचंद के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये लगभग 8वां राजा होता है। कई लोग कहते हैं कि इसे ये बिलासी प्रकार का एक बिलासी राजा भी कहा जाता है इसे। तो बिलासी राजा के नाम से किस चंद्रवंशीय शासक को जाना जाता है, तो आप कहेंगे वीणचंद को, ठीक है। और इसके समय खस जातियों का प्रभुत्व बढ़ गया था। जो खस या खसिया जाति जो होती है, ठीक है, खसियाओं का राज यहाँ पर चला। तो कई लोग कहते हैं कि 200 वर्षों तक इनका यहाँ पर राज रहा था, ये अपने राज्य बना करके रहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर खसिया या खस प्रजाति का जो दबदबा था वो बढ़ गया था, किसके टाइम पे, वीरचंद के टाइम पे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वीरचंद जो कि नवा राजा था, जो ये वीरचंद को माना जाता है कि वीरचंद जो खस जाति का जो प्रभुत्व कुमाऊं क्षेत्र में बढ़ गया था, उस खस जाति का अंत करने का श्रेय जाता है वीरचंद को। तो वीरचंद्र नाम नवा राजा है ये। और इसको क्या जाता है, जो खस जाति जो राज कर रही थी, जिन्होंने चंदों का अस्तित्व खत्म कर दिया था वहां पर, ठीक है। तो चंदों की जो अस्तित्व को वापस लाने का जो काम किया था, वो कहा जाता है वो वीरचंद ने किया था, ठीक है, जो कि लगभग 9वें राजा के रूप में माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रूपचंद का नंबर आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना, एक रूपचंद है और एक आगे रुद्रचंद आएंगे आपके सामने। तो अभी पहले रूपचंद की बात कर रहे हैं कि रूपचंद लगभग 10वां राजा के रूप में यहाँ पर जो इतिहासकारों का मानना है, रूपचंद 10वें राजा के रूप में थे। और इसने सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं के मतलब चंद वंश में सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आप कहेंगे रूपचंद ने। आप इनको नोट भी करते रहेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपके सामने आते हैं परीक्षाओं में। तो सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो आप कहेंगे रूपचंद ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वही बात आती है कि थोहर चंद की बात आती है, जिसको कि कुछ इतिहासकार संस्थापक भी मानते हैं, ठीक है। ये 23वां राजा था, ठीक है। इसे कुछ इतिहासकार जैसे कि हर्षदत्त जोशी, जैसे कि हर्षदत्त जोशी, ठीक है, श्री फ्रेजर के अनुसार थोहरचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक था, ठीक है। तो हर्षदत्त जोशी को क्या कहा जाता है, पिछले वीडियोज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुमाऊं का चाणक्य के नाम से भी हर्षदत्त जोशी को जाना जाता है, ठीक है। और ये दीवान रहे थे दीपचंद के, ठीक है ना। एक राजा आएंगे अभी इसी चंद्रवंश में, ठीक है। तो इसे हर्षदत्त जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। और इनके अनुसार और सिर्फ फ्रेजर के अनुसार थोहरचंद चंद्रवंश का संस्थापक था। लेकिन ज्यादा मात्रा में जो मानने वाले इतिहासकार हैं वो सोमचंद को ही क्या मानते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक, ठीक है। अब एक राजा आते हैं, नेक्स्ट राजा, जिसको कि 28वें राजा की पदवी मिली है, अभयचंद, ठीक है। अभयचंद यह चंद्रवंश का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसके जो स्वयं के जो अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके दो प्रमुख अभिलेख, एक तो मालेश्वर जैन अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, मालेश्वर जैन अभिलेख, ठीक है दोस्तों। और इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए यह अभिलेख लिखा था, ठीक है। और दूसरा ये चौकिनी बोरा मंदिर, चौकिनी बोरा मंदिर, ये चमोली लिखा है, चमोली गांव है कुमाऊं में, वहां पर मिला था ये चमोली जिला नहीं है। तो चौकिनी बोरा मंदिर अभिलेख से भी इसके बारे में, अभयचंद के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रश्न उठता है कि मालेश्वर जैन अभिलेख या फिर चौकिनी बोरा मंदिर के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस राजा से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे अभयचंद से। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अभयचंद से, ठीक है दोस्तों। मालेश्वर जैन अभिलेख और चौकिनी बोरा मंदिर अभिलेख किस राजा से संबंध रखते हैं, किस चंद्रवंशीय राजा से संबंध रखते हैं, तो आप कहेंगे अभयचंद से, ठीक है। कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्रपत्र द्वारा भूमिदान किए जाने की घोषणा की, भूमिदान की घोषणा की जाती है। तो उनका ये इसी में मिलता है, मालेश्वर जैन अभिलेख, और इनमें प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्ति के बारे में भी पता चलता है, ठीक है दोस्तों।
तो अभय चंद को आपने देख लिया कि मालेश्वर जैन अभिलेख और चौकनी बोरा मंदिर जो है वो किससे संबंधित है, वो आपका अभय चंद से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अगले जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं जिन राजाओं के, उनमें आता है ज्ञानचंद, यानी कि जिनका कि ज्ञान गरुड़ चंद के नाम से भी जाना जाता है, और ये 29वें राजा थे। ठीक है, कहा जाता है कि यह चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। तो ये प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है कि चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे ज्ञानचंद, या फिर इनको ज्ञान गरुड़ चंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गरुड़ की उपाधि दी थी इनको फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना, तो गरुड़ की उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने एक चलते हुए गरुड़ को अपने तीर और कमान से मार दिया था। तो ये दिल्ली गए थे उस समय, और जो तुगलक वंश के राजा थे उस समय फिरोज शाह तुगलक, उन बहुत ज्यादा खुश हो गए थे गरुड़ ज्ञानचंद जी से, तो इनको गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ज्ञानचंद के संबंध में दिल्ली के तुगलक वंश से, ज्ञानचंद के संबंध किससे थे, दिल्ली के तुगलक वंश से, यानी कि कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का ही समकालीन था, तुगलक वंश के समकालीन था ज्ञानचंद। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दी थी। तो ये चीज मैं आपसे क्लियर कर चुका हूँ कि गरुड़ चंद की उपाधि किसे दी गई है, ज्ञानचंद को ही गरुड़ चंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद्र को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। श्री राजा विजय ब्रह्मा किसे कहा गया है, ज्ञानचंद को ही कहा गया है। और कौन से ताम्रपत्र में, मझेड़ा ताम्रपत्र। मझेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ज्ञानचंद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो भीष्मचंद राजा के रूप में जिनकी मतलब चर्चा हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो भीष्मचंद 43वें राजा थे, 43 नंबर के, और लगभग 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक ये राजा रहे। ठीक है, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था राजधानी परिवर्तन करने का, क्योंकि आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो ये चंद राजवंश था इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, चंपावत थी। ठीक है, चंपावत प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, चंपावत, और बाद में राजधानी कहाँ आ गई है, अब अल्मोड़ा आ चुकी है। आलमनगर के नाम से भी जाना जाता है इसको, अल्मोड़ा। ठीक है, तो भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में बनाई। ठीक है, लेकिन यह कल्याणचंद के शासन काल में बनकर पूर्ण हुई। ठीक है, राजधानी का कार्य मतलब स्थानांतरित करने का कार्य भीष्मचंद ने कर दिया था, और पूर्ण रूप से जो राजधानी बनी थी वो बालो कल्याणचंद के टाइम पर पूर्ण हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर खगमरा का किला, एक किला है, ये प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है कि खगमरा का किला कहाँ है उत्तराखंड में, तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, इस किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था। खगमरा का किला किसने कराया था, तो भीष्मचंद ने। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा कि खगमरा का किले का निर्माण किसने कराया था, तो भीष्मचंद ने कराया था। भीष्मचंद ने ही चंपावत से राजधानी को स्थानांतरित कहाँ किया था, अल्मोड़ा किया था। ठीक है, यह चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था। तो चंपावत में शासन करने वाला अंतिम चंद शासक कौन तो था, तो आप वो वही कहेंगे कि भीष्मचंद था। तो भीष्मचंद से रिलेटेड 3 जो मुख्य पॉइंट है वो चीज मैं आपसे एक तो खगमरा का किला का निर्माण अल्मोड़ा में किसने कराया था, और दूसरा राजधानी परिवर्तित किसने कराई थी चंपावत से अल्मोड़ा, तो भीष्मचंद ने कराई थी। और चंपावत का अंतिम चंद शासक कौन था, यानी कि चंपावत जो राजधानी थी चंदों की, वहां पर राज करने वाला ये अंतिम राजा था। उसके बाद जितने भी चंद शासक हुए सारे कहाँ पे आए, अल्मोड़ा में उनकी राजधानी रही। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कुछ उसी तरीके का हो रहा है जिस प्रकार से गढ़वाल का जो परमार वंश था, पहले चांदपुर गढ़ी राजधानी थी जो कि चमोली जिले में है, उसके बाद देवलगढ़ गई, और उसके बाद श्रीनगर गई, और लास्ट में टिहरी पहुंच जाती है राजधानी। ठीक है, तो इनकी भी यहाँ पर राजधानी परिवर्तन का जो काम किया था वो किसने किया था, भीष्मचंद ने किया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके पुत्र कल्याण चंद की। ठीक है, तो जो कल्याण चंद्र ये तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, और बालू कल्याण चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कल्याण चंद तृतीय 44वें राजा थे। इनके शासनकाल में चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा 1560 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई। स्थानांतरित तो कर दी थी भीष्मचंद ने, और पूर्ण रूप से तैयार किसके समय में हुई, तो कल्याण चंद्र के टाइम पे हुई। ठीक है, काला पानी गाड़ पिथौरागढ़ से प्राप्त अभिलेख में उल्लेख है कि कल्याण चंद्र को महाराजा धीराज कल्याण चंद्र देव की उपाधि दी गई थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी गई थी,
कल्याण चंद को दी गई थी दोस्तों। ठीक है, कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर लाल मंडी किले का निर्माण कराया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक खगमरे का किला का निर्माण किसने कराया था? तो भीष्म चंद ने कराया था। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था कल्याण चंद ने कराया था दोस्तों। ठीक है, और कहा जाता है कि एक किला और है यहाँ पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रुद्रचंद्र के उसमें तो पहले लाल मंडी की बात कर लेते हैं। लाल मंडी किला है जो ये जब 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त किया था, तो इस किले में ही जो ये लाल मंडी का किला है अल्मोड़ा का, इस किले में ही झंडा फहराया था। ठीक है ना, अभी गोरखाओं का आक्रमण होगा, फिर गोरखाओं को अंग्रेज हराएंगे। ठीक है, और इस किले को इन्होंने क्या कहा था? फोर्ट मोइरा किला। तो फोर्ट मोइरा किला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल मंडी किले को ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फोर्ट मोइरा किला या फिर लाल मंडी का किला एक ही है, और ये किसने बनाया था? कल्याण चंद ने बनाया था। अंग्रेजों ने इसका नाम फोर्ट मोइरा किला रख दिया था। तो फोर्ट मोइरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। लाल मंडी किला वही है। ठीक है, और किसने बनाया था? कल्याण चंद ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रुद्रचंद्र यह अकबर का समकालीन था। ये चीज भी क्लियर आपको रखनी है कि अकबर का समकालीन राजा कौन था? तो रुद्रचंद्र था। ठीक है, आयने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखी है के अनुसार कुमाऊं को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। तो कहा जाता है कि इसने मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी रुद्रचंद ने। ठीक है, इसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का निर्माण किया। रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रपुर नगर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो नाम से ही पता लग रहा है, रुद्रचंद। ठीक है, और मल्ला महल का निर्माण भी रुद्रचंद ने कराया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये मल्ला महल का जो किला है, ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है दोस्तों, मल्ला महल का किला अल्मोड़ा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था, तो आप कहोगे, आप वहां पर आंसर लिखोगे कल्याण चंद ने। कल्याण चंद ने, क्योंकि एक्चुअली जो ये कल्याण चंद है, ये यहाँ पर इसमें थोड़ा मल्ला महल का जो किला था, ठीक है, इसकी जो वो है वो लगभग लगभग 67 के आसपास बना हुआ था ये। ठीक है ना, 1567 ईस्वी के आसपास बना है ये। ठीक है, तो कहा जाता है कि मल्ला महल का जो वास्तविक रूप से जो नींव रखी गई थी, वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो कल्याण चंद के द्वारा। तो प्रश्न इसी प्रकार से बन गया कि जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जबकि इल्तुतमिश ने उस निर्माण कार्य को कंप्लीट कराया था, तो इसलिए इल्तुतमिश का नाम नहीं आता है। जबकि पर्टिकुलर प्रश्न पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी या कुतुब मीनार किसने बनाया था, तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी प्रकार से जो मल्ला महल का जो किला है, इसका जो निर्माण कराया था वो किया था कल्याण चंद ने। आप और रुद्रचंद ने उसको क्या किया था? कंप्लीट कराया था। तो प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है कि मल्ला महल का किला का निर्माण किसने किया था या की स्थापना किसने की थी या किसने बनाया था, तो आप कल्याण चंद का ही नाम दोगे, क्योंकि जो यूकेपीएससी है वो इसी को मानता है, कल्याण चंद को। ठीक है, और कंप्लीट किसने कराया था? तो आप कहेंगे रुद्रचंद ने कराया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद रुद्रचंद ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक, तो त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रुद्रचंद ने लिखी है। तो देखा आपने, रुद्रचंद से रिलेटेड भी काफी पॉइंट हमारे सामने है कि अकबर का समकालीन था एक तो, दूसरा रुद्रपुर नगर की स्थापना करी थी, तीसरी बात मल्ला महल के जो किला है वैसे उसका निर्माण कराया था इसने। लेकिन परीक्षाओं में आप क्या लिखोगे? मल्ला महल का किला किसने बनाया था? तो आप कहोगे कल्याण चंद ने, बालू कल्याण चंद्र या कल्याण चंद तृतीय ने किया था। ठीक है ना, नमक पुस्तक की रचना की थी और इसमें इसने सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की बात कही है। ठीक है ना, तो त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखी है? तो रूपचंद ने। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और रचना की है इसने, उषा रुद्र गोदिया। उषा रुद्र गोदिया के रचनाकार भी कौन है? रुद्रचंद ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कल्याण चंद, उससे पहले आपने भीष्मचंद को पढ़ा जो कि राजधानी को अल्मोड़ा लेके आए और खगमरा का किला बनाया। उसके बाद आपने कल्याण चंद को पढ़ा, महाराजा धीराज की उपाधि इसको दी गई थी। उसके साथ साथ इसने लाल मंडी का किला बनाया जिसको कि फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसने मल्ला महल का भी निर्माण कराया था। ठीक है, और मल्ला महल का निर्माण पूरा किसने कराया था? रुद्रचंद ने कराया था। ठीक है, और रुद्रचंद के बारे में आपने देख लिया है कि अकबर
के समकालीन था या फिर स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो राजा यहाँ पर सामने आ रहा है दोस्तों, वो नाम आ रहा है लक्ष्मी चंद। ठीक है, चंदों की वंशावली में इसे लक्ष्मी चंद व मनोदय काव्य भरत मुनि का जो है इसे लक्ष्मण चंद कहा गया है। ठीक है ना, तो लक्ष्मी चंद या लक्ष्मण चंद एक ही है। ठीक है, ये 46वें राजा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में बागनाथ मंदिर का निर्माण व पुराने जीर्णोद्धार मंदिरों का पुनः निर्माण हुआ। तो बागनाथ का मंदिर आपने देखा होगा। ठीक है, बागनाथ गरुड़ से पहले पड़ता है। ठीक है, तो बागनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ है आपका लक्ष्मी चंद के समय पे। बागनाथ का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, किसके शासनकाल में हुआ है? आप कहेंगे लक्ष्मी चंद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगला जो राजा आ रहा है लक्ष्मी चंद के बाद, बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर है, बाज नाम है तो बाजपुर की स्थापना करेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो बाज बहादुर चंद, इसने बाजपुर नगर जो कि उधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, तो बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बाज बहादुर चंद ने की थी। ठीक है, और इसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। तो तिब्बती आक्रमण चल रहे थे उस समय, तो इसके टाइम पर तिब्बती आक्रमण भी हुए थे और इसने सफलतापूर्वक उनका सामना किया था। ठीक है, उसके बाद अगला जो राजा आता है वो आता है दीपचंद। ठीक है, दीपचंद के दीवान ही कौन थे? हर्षदेव जोशी जी थे, जो कि कुमाऊं के चाणक्य भी कहलाते हैं। बार बार ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना, मोहनचंद, इसने हर्षदेव जोशी को जेल में डाल दिया। ठीक है, हर्षदेव जोशी क्योंकि दीवान थे किसके? दीपचंद के। ठीक है, उसके बाद मोहनचंद ने क्या कर दिया? दीपचंद को और उसके पुत्र को कहा जाता है कि हत्या कर दी थी। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा ललित शाह को क्या किया था? आमंत्रण किया था कुमाऊं पे आक्रमण करने के लिए, और गढ़वालियों और कुमाऊंियों के बीच में एक युद्ध हुआ था। ये हुआ था आपका 1789 में। ठीक है ना, सॉरी 1779 में। और इस युद्ध का नाम था बगवाली पोखर, बगवाली पोखर का युद्ध। तो बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहनचंद और ललित शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहनचंद ने पदच्युत कर दिया था किसे? दीपचंद को। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था और हर्षदेव जोशी ने ही ललित शाह को आमंत्रित किया था, और ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को क्या किया था? यहाँ पर राजा घोषित किया था। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर गढ़वाल के राजा जो शासक है, पंवार वंश का शासक प्रद्युमन शाह, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या करते हैं? राज करते हैं दोस्तों। ठीक है, महेंद्र चंद्र, यह चंद वंश का अब अगला जो राजा है। ठीक है ना, क्योंकि मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को जेल में डाला, उसके बाद मोहनचंद के समय गढ़वाल के शासक राजा ललित शाह ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया। वो हर्षदेव जोशी को कारागार से मुक्त कर दिया था और प्रद्युमन शाह को यहाँ का राजा बना दिया था दोस्तों। ये पुरानी वीडियोज में आप देखेंगे, गढ़वाल का परमार वंश। ठीक है ना, उसके बाद महेंद्र चंद, यह चंद वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है, और क्या होता है कि 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने महेंद्र चंद को हवालबाग के युद्ध में हरा दिया। तो हवालबाग का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चंद और गोरखाओं के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था, वो हुआ था हवालबाग का युद्ध। और बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चंद और पंवारों के बीच में। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। 1790 ईस्वी में गोरखाओं की सेनाएं और चंद वंश की सेना, यानी कि जो महेंद्र चंद था, ठीक है, महेंद्र चंद को हवालबाग के युद्ध में हरा दिया गया और कुमाऊं पर किसका शासन हो गया था? गोरखाओं का शासन हो गया था। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी हर्षदेव जोशी ने ही दिया था, कई इतिहासकारी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद चाहते थे। और उसके बाद गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी गोरखाओं को हर्षदेव जोशी ने ही किया था। ठीक है, इस प्रकार कुमाऊं में चंद वंश का अंत हुआ, यानी कि 1790 ईस्वी में क्या हो गया? अंत हो गया। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो सोमचंद था। और चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहेंगे महेंद्र चंद था। ठीक है, गोरखाओं का आक्रमण, गोरखाओं का राज कुमाऊं पर किस युद्ध के बाद हुआ?
तो आप बोलेंगे हवालबाग के युद्ध में, ठीक है। और हवालबाग का युद्ध कब हुआ था? 1790 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने मैं लेके आया। इसके अलावा अगर चंद राजवंश की बात कर लेते हैं तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था गाय। प्रतीक चिन्ह क्या था चंद्रवंश का, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो गाय यानी कि काऊ, ठीक है ना, गाय था। और 1790 ईस्वी में कुमाऊं में चंद्रवंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। उसके बाद यहाँ पर गोरखाओं ने शासन किया 15 तक, यानी कि 1815 ईस्वी तक। उसके बाद संगोली की संधि होती है अंग्रेजों के साथ, गोरखाओं और यहाँ फिर अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिन जिन पॉइंटों को मैं आप लोगों के सामने लेके आया, आप उन पे विशेष ध्यान आकर्षण करेंगे, ठीक है। एक बार पुनः आप इस वीडियोस को देखिए और जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ये परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।